हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय की लिस्ट में। ठीक है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। रीज़न है क्योंकि जो ये लिस्ट होती है किस सीक्वेंस में कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, उन्हें कब वायसराय कहा जाने लगा, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, इसलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जिससे ये कन्फ्यूजन जो आप लोगों का है वो दूर हो जाए। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए दिन पूछ लेती है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, कब वायसराय हुए। ठीक, देखो 1774 से 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले क्या था? 1774 से पहले क्या था? 3 प्रेसिडेंसीज थी और तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, सिर्फ गवर्नर। ठीक, अब 1774 में क्या हुआ? ये तीनों गवर्नर में से ये जो बंगाल के गवर्नर थे इनको हेड बना दिया गया। ठीक है, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और ये जो दो लोग थे ये इनके अंडर में आ गए। ठीक, समझ में आया? ये कब तक चला? 1833 तक चला। ठीक है, 1833 तक ये चला। अब क्या हुआ? 1833 में ये जो बंगाल के गवर्नर थे, अब इनका जो ये था टाइटल था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब ये क्या हुए? इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम से जाना जाने लगा। ठीक, ये कब तक चला? 1858, मतलब कि जो 1857 की क्रांति हुई तब तक ये चला था। फिर 1858 में जो नया एक्ट आया उसके तहत क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे इनका जो टाइटल था ये कन्वर्ट करके कौन सा टाइटल हो गया? वायसराय का टाइटल हो गया। ठीक है, मतलब कि ये दोनों कब का था? कंपनी रूल का। कंपनी रूल के टाइम में क्या क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वहीं पे वायसराय कब के? क्राउन रूल के। ठीक है, क्राउन रूल के दौरान क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। आई होप बैकग्राउंड आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिस्ट पूरा देखते हैं क्योंकि हमें सीक्वेंस में देखना है, ईयर वाइज। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग, 1773 से 1785। ठीक है, लंबा टाइम पीरियड था ना, अप्रॉक्स 12 ईयर्स का। देखते हैं, ये 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे। ठीक है, फिर साल भर बाद ही 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। किस एक्ट के तहत? ये जरूर याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1772 में वॉरेन हास्टिंग क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। बट साल भर बाद जब एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उसके अंडर में ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? 1774 में सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम का स्टैब्लिशमेंट भी हुआ था। अभी जो आज प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसके टाइम पे? हास्टिंग के टाइम पे। ठीक है, इनके टाइम पे एक्ट ऑफ 1781 भी आया था। ठीक, जिसके अंडर में क्या था? जो ये था सुप्रीम कोर्ट था इसका और गवर्नर जनरल काउंसिल का, दोनों का पावर अलग अलग डिफाइन कर दिया गया। दोनों का जुरिस्डिक्शन पावर कहाँ कहाँ होगा ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। किसमें? एक्ट ऑफ 1781 में। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी आया था। ठीक है, इनका रिलेशन चैत सिंह के साथ अच्छा नहीं था, ना ही सिर्फ चैत सिंह के साथ, बाकी लोगों के साथ भी अच्छा इनका रिलेशन नहीं था, बट चैत सिंह के साथ इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब था। जिसकी वजह से क्या हुआ था? वॉरेन हास्टिंग को इंग्लैंड में इम्पीच भी कर दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चैत सिंह के साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वॉरेन हास्टिंग को क्या किया गया? इंग्लैंड में इम्पीच भी कर दिया गया। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे एक बार पूछ भी लिया है। देखो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। जैसे कोई भी फाउंडेशन, यही हो गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके फाउंडर कौन है, तो 2-4 ऑप्शंस दे देगा। ठीक, याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? हास्टिंग, वॉरेन हास्टिंग। ठीक, विलियम जोन्स के साथ इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। ठीक है, तो ये हो गया वॉरेन हास्टिंग के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो। अब हम इनके रिफॉर्मेटिव एक्शन और रिप्रेसिव एक्शन के बारे में देखते हैं। रिफॉर्मेटिव एक्शन क्या? मतलब कि जो इनके टाइम में जो ये रिफॉर्म लाने की कोशिश किया, और रिप्रेसिव एक्शन मतलब कि लड़ाई वगैरह करके, ट्रीटी करके कौन सी चीज़ें इन्होंने किया, ये रिप्रेसिव एक्शन में। ठीक है, चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस पहले देख लेते हैं। इस्टेब्लिश दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये क्या किए? दीवानी और फौजदारी अदालत का एस्टैब्लिशमेंट करवाए। सदर दीवानी एंड निजामत अदालत एट कलकत्ता।
देखो और भी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने क्या किया, दीवानी और फौजदारी अदालत लाए, ठीक है। और वहीं पे जो मेन कलकत्ता में, क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बंगाल को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो कलकत्ता में इन्होंने क्या किया, सदर दीवानी और निजामत अदालत का भी इस्टेब्लिशमेंट करवाया था। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ कोड इन संस्कृत टू इंग्लिश, कोड ऑफ जेंटो लॉ। देखो इन्होंने क्या किया था, जो भी कोड्स वगैरह आ रहे थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो भी कोड भारत में भेज रही थी वो किस लैंग्वेज में थी, इंग्लिश लैंग्वेज में थी, जो कि इंडियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट थी, इंडियन समझते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस कोड को इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रांसलेट करवाया था, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में, और उसे किस नाम से जाना जाता था, कोड ऑफ जेंटो लॉ, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव ने जो डुअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करवाया था, इसको ये खत्म किए थे। वॉरेन हास्टिंग क्या किए थे, रॉबर्ट क्लाइव जो डुअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया था उसको अबॉलिश किए थे। इन्होंने बंगाल को और भी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, तभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी और फौजदारी अदालत इस्टेब्लिश करवाए थे, ठीक है। तो आई होप रिफॉर्मेटिव एक्शंस इनके समझ में आए होंगे। रिप्रेसिव देखते हैं, इनके टाइम पे ही सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था, रोहिल्ला वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई इनके टाइम पे साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके किसके बीच में साइन किया गया, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये ध्यान रखिएगा कि इनके टाइम पे क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई भी साइन किया गया था, ठीक। और साथ ही साथ फर्स्ट मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो सेकेंड मैसूर वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर, रोहिल्ला वॉर, सोचिए इनके टाइम पे कितने ज़्यादा वॉर वगैरह हुए थे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देखते हैं, जो कि कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका टाइम पीरियड 1786 से 1793 का है, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं, इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत के, इंडिया के सिविल सर्विसेज के फादर कहे जाते हैं, कौन, कॉर्नवालिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने भारत में सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक। रिप्रेसिव एक्शन, थर्ड मैसूर वॉर इनके में हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम ट्रीटी किससे रिलेटेड है, मैसूर वॉर से ही रिलेटेड है, थर्ड मैसूर वॉर से ही रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुआ था, ठीक है। सेकंड तो अभी पीछे हमने डिस्कस ही कर लिया। रिफॉर्मेटिव एक्शन क्या क्या था, क्रिएटेड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज का जो पोस्ट होता है वो बनाया था, ठीक है। देखो लॉज वगैरह को ये कोडिफाइड करवाए थे, जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कॉर्नवालिस पहले पर्सन बने जो कि लॉज को कोडिफाइड करवाए थे, ठीक है। इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुरिस्डिक्शन को अलग अलग भी किया था, सेपरेट किया था, ठीक। और बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट था उसकी स्थापना भी कॉर्नवालिस ने ही की थी। 1793 में बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन था वो किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो आई होप लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सर जॉन शो, जिनका टाइम पीरियड 1793 से 1798, 5 साल का टाइम लैग था इनका। इनके बारे में देखते हैं, देखो इनके टाइम में पहला चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया था 1793। देखो चार्टर एक्ट 4 आए थे, इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ। पहला 1793 किसके टाइम पे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। यही है ना फर्स्ट चार्टर एक्ट, तो किसके टाइम पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो भी 4 हैं आगे के प्लस 20 ईयर्स कर दो, तो 93 के बाद क्या आएगा, 1813, फिर इसमें प्लस 20 कर दो, 1833, फिर इसमें प्लस 20 कर दो, 1853। तो ये 4 चार्टर्स आए थे, ठीक है। पहला किसके टाइम पे हमने देखा, ठीक। इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ खरदा भी हुआ था, किसके किसके बीच में, निजाम और मराठा के बीच में। 1795 में बैटल ऑफ खरदा हुआ था निजाम और मराठा के बीच में, ठीक। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, लॉर्ड वेलीजली। इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805, 7 ईयर्स का था अप्रॉक्स, ठीक है। चलिए इनके बारे में देखते हैं, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रिचर्ड कूले वेलीजली, ठीक। देखो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, वेलीजली ने करवाई थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में 1800 में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, वेलीजली के द्वारा, ठीक। इन्होंने क्या किया था, 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी भी फॉर्म की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेलीजली ने क्या किया था, 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन भी किया था, ठीक। चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस देखते हैं। फोर्थ मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है। हमने सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया, फोर्थ, तीनों अलग अलग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा किसके टाइम पे कौन सा हुआ था, ठीक। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस का जो पॉलिसी है वो स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह सकते हैं। सब्सिडरी अलायंस का स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किसने करवाया था, वेलीजली ने करवाया था। इसके अंडर में पहला कौन सा स्टेट आया था, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ बेसिन इन्हीं के टाइम पे साइन हुआ था, किसके साथ, मराठास के साथ। और सेकंड मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था,
ठीक है। टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर सूरत कार्नेटिक। अब देखो ये धीरे धीरे करके क्या किए, अपना जो वो था वो फैलाने लगे, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस का जो पॉलिसी था इन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद को अपने अंडर में लिए थे इस अलायंस के थ्रू, तो अब धीरे धीरे करके और भी एरियाज़ को ये अपने अंडर में लेना शुरू कर दिए, जैसे तंजौर, सूरत, कार्नेटिक, धीरे धीरे करके ये सारे एरियाज़ को अपने अंडर में लेना ये शुरू कर दिए थे वेलिस्ली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल को देखते हैं। ये कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन है? सर जॉर्ज बार्लो। छोटा टाइम पीरियड है, सिर्फ 2 साल का, 1805 से 1807। वेल्लोर म्यूटनी इनके टाइम पे हुआ था, बस यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। वेल्लोर म्यूटनी 1806 की इनके टेन्योर में हुआ था, बार्लो के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। टाइम पीरियड 1805 से 1813। देखो इनके टाइम पे क्या हुआ था, अमृतसर की जो ट्रीटी थी रंजीत सिंह के साथ, ये साइन किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा रंजीत सिंह के साथ जो अमृतसर ट्रीटी थी वो किसके टाइम में साइन की गई थी, मतलब कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे। ठीक है, और इनके टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी आया था, मतलब कि ये क्या हो गया, सेकेंड चार्टर ना। पहला तो 1793, दूसरा 1813, 20 साल के बाद यही तो आएगा। तो सेकेंड जो चार्टर था वो किसके टाइम पे साइन हुआ था? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देखते हैं, कौन है? लॉर्ड हास्टिंग। इनका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहा है, 10 साल का, 1813 से 1823 का। ठीक है, 10 साल का रहा है, तो देखते हैं। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर। इंटरवेंशन वॉर मतलब कि डायरेक्टली जो इनके अंडर में नहीं आ रहा है, जो इंडियन स्टेट है जो अपने से ही कर रहा है, डायरेक्टली उनमें इंटरवेन करो और वॉर करो और सारी चीज़ों को अपने अंडर में करो, ये पॉलिसी को अपनाए थे। ठीक है, इनका पिंडारी से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी थी और फाइनली ये पूरी तरीके से भारत में पूरी तरीके से पिंडारीज को हटा दिया, जो पिंडारी क्लैन थी पूरी तरीके से भारत से उन्हें हटा दिए थे। ठीक है, 1818 में ये क्या किए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन भी किए थे। ठीक, साथ ही साथ इन्हीं के टाइम पे और क्या हुआ था? रयोतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी हुआ था। तो याद रखिएगा रयोतवारी और महलवारी सिस्टम किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था? लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, समझ में आया ना? रयोतवारी और महलवारी सिस्टम किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे। ठीक, चलिए अब इनका रिप्रेसिव एक्शन देखते हैं। थर्ड मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ था। एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था जिसमें ट्रीटी ऑफ सौगौलीस साइन हुआ था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन ये तो पीछे हमने देख ही लिया। सिंधिया के साथ ट्रीटी, ये सारी चीज़ें किसके टाइम पे हुई थी? हास्टिंग के टाइम पे। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड अमहरिस्ट। 5 ईयर्स का टाइम पीरियड इनका भी है, 1823 से 1828 का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता। 1824 में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, फर्स्ट बर्मीज वॉर इनके टाइम पे हुआ था, जिसमें क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ यंदाबू भी साइन हुआ था। फर्स्ट बर्मी वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ था जिसमें ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन हुआ था। ठीक, इन्होंने भरतपुर को भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो लिस्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लोग किस नाम से जाने जाएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक क्या पीछे हमने देखा, कौन कौन किस सीक्वेंस में था। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग थे ना। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1773 से 1785, ये था ना। नेक्स्ट इनके बाद कौन था? कॉर्नवालिस थे, जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1786 से लेकर के 1793 तक। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन था? सर जॉन शोर। कौन? सर जॉन शोर, जो कि 1793 से 98 तक थे। ठीक है, 5 साल का इनका भी टाइम पीरियड था। इनके बाद कौन थे? वेलीजली। कौन था? वेलीजली, जिनका टाइम पीरियड 1798 से 1805, मतलब कि अप्रॉक्स 7 साल का था। ठीक है, इनके बाद कौन था? सर जॉर्ज बार्लो, तो इनको हम बार्लो लिखते हैं, बार्लो, जिनका टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा छोटा था, 1805 से 1807 तक का था। ठीक, इसके बाद लॉर्ड मिंटो थे। कौन था? लॉर्ड मिंटो, जिनका टाइम पीरियड 1807 से 1813 तक का था। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो के बाद कौन थे? हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग थे, जिनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था, 1813 से 1823 तक का था ना। और लॉर्ड हास्टिंग के बाद कौन था? लॉर्ड अमहर्स्ट।
तो इनको एमहर्स्ट ही आप लिखिए, एमहर्स्ट 1823 से लेकर के 1828, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब आगे हम एक एक करके लिस्ट देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जैसे हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कवर किया। ठीक, चलिए तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 का था। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेंटिक सबसे ज़्यादा लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाने जाते हैं। ठीक है, 1833 तक ये गवर्नर जनरल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक, उसके बाद 1833 से 35 मतलब 2 साल के लिए ये गवर्नर, मतलब जैसे हुआ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला सीन था 1833 से, तो उससे पहले ये एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बट उसके बाद 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल इन्हें मिल गया। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इन्होंने ठगी को सप्रेस किया था। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1833 आया था, तो ये तीसरा चार्टर हो गया, हुआ ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा चार्टर जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, किसके टाइम पे आया था? बेंटिक के टाइम पे आया था। इसमें क्या प्रोवाइड किया गया था? कोई भी इंडियन सब्जेक्ट रिलीजन कंपनी में जो इंडियन हैं वो रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे। जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जो भी इंडियंस काम कर रहे हैं वो रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, इस बेसिस पे क्या होंगे? डिस्क्रिमिनेशन इनका नहीं होगा। ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका? जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का। ठीक, इन्हें क्या जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। बेंटिक को भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का फादर जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एजुकेशन जो वो रिफॉर्म होता है वो लाए थे, एजुकेशन रिफॉर्म लाए थे, बट वेस्टर्न एजुकेशन के फादर कहे जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म तो लाए थे, वो रिफॉर्म किस में, मतलब कि अब क्या हो गया, इस रिफॉर्म के बाद जो पढ़ाने का मोड होगा वो इंग्लिश मोड होगा। ठीक है, अब इंग्लिश में पढ़ाई होगी, इसीलिए इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन, भारत में मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का फादर माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस को देखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, एजुकेशनल रिफॉर्म ये लाए थे, जिसमें इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया ना, वेस्टर्न एजुकेशन के फादर कहे जाते हैं भारत में। इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया था, और भी जो क्रूअल राइट्स वगैरह होते थे उनको भी एबॉलिश किया था। ठीक, एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाय कॉर्नवालिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। कॉर्नवालिस द्वारा जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया था और सर्किट सेटअप बनाया गया था, उसको ये क्या किए थे? एबॉलिश किए थे, और उसकी जगह पे क्या लाए थे? रेवेन्यू और सर्किट के कमिश्नर वगैरह को अपॉइंट किए थे। तो ये याद रखिएगा, कॉर्नवालिस द्वारा जो प्रोविंशियल कोर्ट वगैरह बनाया गया था या सर्किट सेटअप किया गया था वो एबॉलिश कर दिए थे। ठीक है, रिप्रेसिव एक्शन क्या क्या है? मैसूर को एनेक्स किए थे, कॉर्क को एनेक्स किए थे, सेंट्रल काचर को एनेक्स किए थे। ठीक है, रंजीत सिंह के साथ 1831 में ट्रीटी इन्होंने साइन किया था, ट्रीटी ऑफ परपिचुअल फ्रेंडशिप की। तो याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ परपिचुअल फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ कौन साइन किया था? बेंटिक किए थे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? लॉर्ड मेटकाल्फ, इनका टाइम पीरियड 1835 से 1836, मात्र 1 साल का। इनके बारे में देखते हैं। रिप्रेसिव एक्शन इनके क्या है? न्यू प्रेस लॉ। हाँ, इन्होंने मेटकाल्फ जो प्रेस है उस पे काम किए थे, इंडियन प्रेस पे बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि अभी क्या हो रहा था, इससे इनके आने से पहले इंडियन प्रेस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, इंडियन प्रेस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो मेटकाल्फ जब आए तो ये प्रेस पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे उसको ख़त्म किए। वो यहाँ पे मेंशन है, जो भी रेस्ट्रिक्शन अभी तक प्रेस पे लगा हुआ था वो सब कुछ ख़त्म कर दिए। कौन? मेटकाल्फ। ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 जो एक्ट था इसको भी इन्होंने रिपील कर दिया। ये प्रेस का जो भी रेस्ट्रिक्शन था इसको हटाए, इसलिए इन्हें कौन सा टाइटल मिला था? लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। ये किस लिए और जाने जाते थे? प्रेस को लेकर के भारत में बहुत ज़्यादा लिबरेट थे ये। ठीक है, कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी का एस्टैब्लिशमेंट करवाए थे 1836 में। 1836 में मेटकाल्फ ने क्या करवाया था? कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी का एस्टैब्लिशमेंट करवाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो कि कौन है? लॉर्ड एलन बोरो। इनके बाद कौन आया? लॉर्ड एलन बोरो। इनका यहाँ पे टाइम पीरियड 2 साल का। देखते हैं
इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, ठीक है। 1839 में, इससे एक साल पहले ही 1838 में इन्होंने ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन किया था। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश, शाह सूजा और रंजीत सिंह के बीच में। तो पूछ सकता है ट्राईपार्टाइट ट्रीटी किसके किसके बीच में साइन हुई थी 1838 की? तो ब्रिटिश, शाह सूजा और रंजीत सिंह की ट्रीटी साइन हुई थी। किसके अगेंस्ट? दोस्त मोहम्मद खान के अगेंस्ट। और इसके साल भर बाद ही क्या हुआ, रंजीत सिंह की डेथ हो गई, ठीक है। लॉर्ड एलन बोरो के टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट अफगान वॉर भी हुआ था, ठीक। ये जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे। इन्होंने 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का एस्टैब्लिशमेंट करवाया था, ठीक है, जो कि बाद में चल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और अभी प्रेजेंट में जो हमारा एसबीआई है वो उसी का मॉडर्न फॉर्म है। तो ये जरूर याद रखिएगा, एसबीआई से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई आज भी हमारे यहाँ चलता है, जो कि एक नेशनल बैंक है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 1840 में इसकी स्थापना बैंक ऑफ बॉम्बे नाम से की गई थी। किसके द्वारा? एलन बोरो के द्वारा, जिसे बाद में चल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और अभी ये किस फॉर्म में है? एसबीआई के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। टाइम पीरियड 1836 से 1842 का, ठीक। रिफॉर्मेटिव एक्शंस, इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था। 1843 में स्लेवरी को एबॉलिश किए थे। रिप्रेसिव एक्शन, जो अफगान वॉर चल रहा था ये उसको ख़त्म किए थे और सिंध को एनेक्स कर लिए थे, ठीक है। अफगान वॉर जो चल रहा था उसको क्या किए थे? ख़त्म किए थे, सिंध को एनेक्स किए थे, और साथ ही साथ ग्वालियर के साथ इनका वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। छोटा सा है ये सारी चीज़ें, बस हमें ऐसे गो थ्रू होना है जिससे सीक्वेंस याद हो जाए, और पर्टिकुलरली कौन कौन सा काम इन्होंने किया है, कैसे एक्शंस रहे हैं, रिप्रेसिव एक्शन, रिफॉर्मेटिव एक्शंस, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। टाइम पीरियड 1844 से 1848, 4 साल का, 1844 से 1848। रिफॉर्मेटिव एक्शंस क्या हैं? फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को ये अबॉलिश किए थे। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस कैसा? जैसे कि उस टाइम पे बलि वगैरह दिया जाता था, बलि जानवर के साथ साथ क्या होता था, ह्यूमंस को भी मार दिया जाता था, या सती प्रथा, ये सब क्या है? ह्यूमन सेक्रीफाइसेस है ना। तो ये सारी चीज़ों को एबॉलिश किए थे, साथ ही साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी एबॉलिश किए थे, ठीक। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था 1847 में। क्या करवाए थे? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाए थे। रिप्रेसिव एक्शन, पहला एंग्लो सिख वॉर इनके ही टाइम पे हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन किया गया था 1846 में, ठीक। प्रिफर टू एजुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश एजुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया ना। इससे क्या हुआ, इंडियंस का एम्प्लॉयमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन को रखा। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे इंडियंस इंग्लिश एजुकेटेड थे नहीं, बहुत ही लिमिटेड, मतलब नेगेटिव में आप समझ सकते हैं, उस टाइम पे इंग्लिश एजुकेटेड थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस का एम्प्लॉयमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी। टाइम पीरियड 1848 से 1856 का, ठीक है। ओरिजिनल नेम क्या है? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, इनका ओरिजिनल नाम था। रेलवे मिनट ऑफ 1853 एंड 1 पैसेंजर ट्रेन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने इन 1853। इनके टाइम पे क्या हुआ था? बॉम्बे से थाने 1853 में ट्रेन कनेक्ट हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ट्रेन का कनेक्शन जो बॉम्बे और थाने के बीच का है 1853 में, पहली बार वो किसके टाइम पे हुआ था? इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। रेलवे, इनका एक इम्पॉर्टेंट टेलीग्राफ, 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें जरूरत नहीं है। टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म ये लाए थे, तो ये जरूर याद रखिएगा। टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म किसके टाइम पे आया था? डलहौजी के टाइम पे आया था, ठीक है। रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया ना। गंगेज कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854, 1854 में क्या किए? गंगेज कैनाल जो थे, गंगेज कैनाल जो था उसको ओपन कर दिए थे, ठीक। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंसेस, हर प्रोविंसेस में अब अलग जो डिपार्टमेंट, वर्क डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा, वो अलग अलग होगा। इस प्रोविंस में अलग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा, इसका अलग होगा, मतलब कि हर प्रोविंसेस का अब अलग अलग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा। इन्होंने क्या किया था? सेपरेट कर दिया था हर प्रोविंस का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। रिफॉर्मेटिव एक्शन देखते हैं, क्या क्या रिफॉर्म लाए थे। सबसे पहला तो एजुकेशन में वुड्स एजुकेशन डिस्पैच जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेज, इन्होंने एक एजुकेशन रिफॉर्म लाया था, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच।
साथ ही साथ क्या किए थे, बहुत सारे स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह ये ओपन किए थे। ठीक, विडो रिमैरेज एक्ट इनके टाइम पे आया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1856 में इनके टाइम पे क्या हुआ था, विडो रिमैरेज एक्ट आया था। ठीक, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किए थे, कंप्लीटली ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को बैन किए थे उड़ीसा और महाराष्ट्र में और सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, तो जो भी सोशल उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो सारे नहीं बट हाँ कुछ गवर्नर जनरल उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि यही है, इन्होंने भी फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह को कम किया था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये लोग अपने मन से करते थे। ऑब्वियस सी बात है, उस समय जब आप पढ़े होंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, कौन कौन है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, ये सारे लोग प्रेशर देते थे गवर्नर जनरल्स पे कि आप ये काम करिए, जिसके प्रेशर पे ये सारे एक्ट्स वगैरह लाए गए। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि ये लोग, ऑब्वियस सी बात है ये ब्रिटिशर्स है, इनका इंडियंस को लेकर के इतना इमोशनल अटैचमेंट क्यों होगा, इंडियंस के साथ कुछ भी हो इनको क्या मतलब। बट हाँ, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका प्रेशर रहता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, ये सारे एक्ट्स भारत में लाए गए। ठीक, अब इनके रिप्रेसिव एक्शंस को देख लेते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम पे हुआ था, जिसमें इन्होंने पंजाब को एनेक्स कर लिया था। ठीक, सेकेंड एंग्लो बुर्मीज वॉर इनके टाइम पे हुआ था, जिसमें इन्होंने लोअर बुर्मा और पेग वाला जो एरिया है उसको एनेक्स कर लिया था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे सेंथल रिबिलियन शुरू हो गया। आप देखो यहाँ से रिबिलियन, जो रिवॉल्ट्स वगैरह थे वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, समझ में आया। 1855 में जो संथल रिबिलियन था किसके टाइम पे स्टार्ट हो गया, डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, 1857 की लड़ाई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसके बाद कंपनी रूल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। यहाँ से क्या आ गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन सा टाइटल दे दिया गया, वायसराय का टाइटल। तो यहाँ पे हम वायसराय को पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं किस सीक्वेंस में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, जैसे हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किया है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे बताइए, बेंटिक। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड के 1828 से 1835 तक का रहा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे ना, जिनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 तक था। दूसरे कौन थे, मेटकाल्फ, जिसका 1835 से 36 साल भर का बस टाइम पीरियड इनका था। ठीक है, देखो मेटकाल्फ के बाद कौन आया था, ऑकलैंड आए थे। कौन आया था, ऑकलैंड, जिनका टाइम पीरियड 1836 से कब तक था, 1842। ठीक है, इसके बाद कौन थे, एलन बोरो, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 42 से 44 का, 2 साल का ही था। ठीक है, लॉर्ड एलन बोरो के बाद कौन आया था, हार्डिंग, जिनका टाइम पीरियड 1844 से 1848 का था। ठीक, अब इसके बाद कौन आए थे, डलहौजी, जिनका टाइम पीरियड 1848 से 56 तक का था। इन्हीं के टाइम पे इतना ज़्यादा, मतलब ये जो डलहौजी थे काफ़ी क्रूएल थे, तो इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया कि धीरे धीरे करके आखिर रिवॉल्ट हो ही गया, जिसके बाद से क्या हुआ, कंपनी रूल खत्म हो गई, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय का टाइटल मिल गया। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे वायसराय की लिस्ट को देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिनका टाइम पीरियड 1856 से 1862। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1858 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर्व किए। ठीक, बट 1858 के बाद क्या हुआ, वायसराय ऑफ इंडिया हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1858 से पहले ये एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर्व किए थे, और 1858 के बाद एज अ वायसराय। इनके टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। वाइट म्यूटनी भी इनके टाइम पे हुई यूरोपियन ट्रूप्स द्वारा। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इन्हीं के टाइम पे पास हुआ। साथ ही साथ सिस्टम ऑफ बजट एंड पोर्टफोलियो सिस्टम भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस और रिप्रेसिव एक्शंस को देख लेते हैं। रिफॉर्म्स इनके द्वारा क्या क्या लाई गई, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट 1856 पास किया गया। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट करवाया, कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ठीक, इनके टाइम पे इंपीरियल सिविल सर्विस का फॉर्मेशन भी हुआ, और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर कनिंघम
इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, जो ASI है वो इन्हीं के टाइम पे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा। रिप्रेसिव एक्शन 1857 का रिवॉल्ट जो कि सबसे बड़ा है ही। इंडिगो रिवॉल्ट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, 1859 to 60 में इंडिगो रिवॉल्ट इन्हीं के ही टाइम पे हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वायसराय को देखते हैं, लॉर्ड एलिन फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे अभी सेकंड भी है। ठीक है, तो लॉर्ड एलिन फर्स्ट है ये। रिफॉर्मेटिव एक्शन इनके टाइम पे क्या हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, रिप्रेसिव एक्शंस, वहाबी मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड। वहाबी मूवमेंट इनके टाइम पे हुआ था, बट इन्होंने क्या किया था, उस मूवमेंट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, मतलब दबा दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस। टाइम पीरियड 1864 से 1869। ठीक है, 5 ईयर्स का टाइम था इनका। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनके रिफॉर्मेटिव एक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज इंडिया समर कैपिटल इन 1863। 1863 में इन्होंने क्या किया था, भारत का समर कैपिटल शिमला को इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 1863 में इन्होंने क्या किया था, शिमला को इंडिया का समर कैपिटल इस्टेब्लिश किया था। ठीक, साथ ही साथ इन्हीं के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का सेटअप भी किया था। याद रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का सेटअप किसने करवाया था, लॉरेंस ने करवाया था। ठीक है, कब, 1866 में। रिप्रेसिव एक्शंस देखते हैं, भूटान वॉर इनके टाइम पे हुआ था। ब्रिटिश डिफीटेड भूटान, एनेक्स्ड असम, बंगाल, द्वार्स। देखो भूटान वॉर इनके टाइम पे हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने भूटान को भूटानियन जो थे उनको हरा दिया था, और असम, बंगाल, द्वार जो एरिया है उसको क्या किए थे, एनेक्स कर लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड मयो। टाइम 1869 से 1872। ठीक, ही वॉज एसेसिनेटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इनको मार दिया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, ही स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, सिडिशन एक्ट 1870 टू टैकल द वहाबी मूवमेंट। इनके टाइम पे क्या हुआ था, सिडिशन एक्ट भी आया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको इनके टाइम पे मार दिया गया था, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। रिफॉर्मेटिव एक्शंस देखते हैं। ओपन द राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मयो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। इन्होंने 2 कॉलेज, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज, अजमेर में मयो कॉलेज की स्थापना की थी। किस लिए, जिससे कि जो इंडियन प्रिंसेस हैं उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ये 2 डिपार्टमेंट भी भारत में सेटअप किए थे। कौन कौन सा, एक तो ये था स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स का। ठीक, और इन्होंने स्टेट रेलवे को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये तीनों क्या है, इनके रिफॉर्मेटिव एक्शन, जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनका टाइम पीरियड 1872 से 1876। नाम याद रखिएगा, नॉर्थ ब्रुक। चलिए ज्योतिबा फुले लॉन्च सत्यशोधक समाज इन 1873। इन्हीं के टाइम में 1873 में क्या हुआ था, ज्योतिबा फुले जो थे वो क्या किए थे, सत्यशोधक समाज को लॉन्च किए थे। ठीक, इनके टाइम पे और क्या क्या चीज़ें हुई थी, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत विजिट किए थे। ये सारे फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो गायकवाड़ थे बड़ौदा के, उनका ट्रायल भी हुआ था। कुक्का मूवमेंट, पंजाब में जो कुक्का मूवमेंट था वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले, कुक्का मूवमेंट, सारी मेन चीज़ें इनके टाइम पे हुई थी। ठीक है, ही रिजाइन बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान इशू। अफगानिस्तान इशू की वजह से इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब मान लो किसी वायसराय को रिज़ाइन देना पड़ा या किसी का असैसिनेशन हो गया, तो ये लोग थोड़ा सा एक फैक्चुअल वाले हो गए ना, तो इन लोगों मतलब इनका नाम वगैरह आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वायसराय कौन हो गए, लॉर्ड लिटन। इनका टाइम पीरियड 1876 से 1880। अब इनका देख लेते हैं हम। अंडर रॉयल टाइटल एक्ट क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और क्वीन एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया भारत आई थी और वहाँ पे उन्हें टाइटल दे दिया गया था। कौन सा टाइटल, कैसरे हिंद या क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया किसके टाइम पे भारत में आई थी, ये याद रखिएगा। ठीक, फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिकर्ड स्टार्की।
इन्होंने क्या किया था 1858 में, सॉरी 1878 में एक फेमाइन कमीशन का भी गठन किया था। किसके अंडर, किसके प्रेसिडेंसी के अंडर, रिकर्ड स्ट्रैकी। ठीक है, पहला दिल्ली दरबार इनके टाइम पे हुआ था 1877 में। डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट 1876, ये इन्हीं के टाइम पे क्या आया था, 1876 में डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट भी आया था। और देखो ये सेटअप क्यों करवाए थे, ऑब्वियसली बात है फेमाइन कमीशन का सेटअप क्यों हुआ था, क्योंकि उससे पहले जरूर फेमाइन आया होगा। तो इनके टाइम पे फेमाइन आया था 1876-78 में, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा गए थे, अग्रेसिव मोड में थे। तो उनको शांत करने के लिए ही ये क्या किए थे, फेमाइन कमीशन सेटअप करवाए थे। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इनके रिप्रेसिव एक्शंस को देख लेते हैं। डिक्रीज द मैक्सिमम एज फॉर ICS फ्रॉम 21 ईयर्स टू 16 ईयर्स। अभी क्या इनके टाइम पे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, आर्म्स एक्ट आया और साथ ही साथ सेकेंड अफगान वॉर भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आर्म्स एक्ट और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वायसराय को, कौन है, लॉर्ड रिपन, जिनका टाइम पीरियड 1880 से 1884 का। चलिए देखते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इनके टाइम पे क्या हो गया, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अराइज हो गई थी, ठीक है। रेंडिशन ऑफ मैसूर हुआ, नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा, VVI है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया के फादर किसे कहते हैं, रिपन को कहते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड रिपन है, ठीक है। चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस को देखते हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो कि इससे पहले लिटन के टाइम पे आया था, उसको इन्होंने रिपील किया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनके टाइम पे आया, जिससे कि जो लेबर की कंडीशन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेटेड थी लिटन के टाइम पे, उसको थोड़ा सा ही सही किया जा सके, इस वजह से फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में कौन लाया था, रिपन लाए थे, ठीक है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव 1882, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। पहला कंप्लीट सेंसस किसके टाइम पे कंप्लीट हुआ था, मतलब पहला कंप्लीट सेंसस किसके टाइम पे हुआ था, रिपन के टाइम पे, ठीक है। और इनके टाइम पे हंटर कमीशन भी आई थी 1882 में। तो ये भी पूछ सकता है 1882 में जब हंटर कमीशन आई थी तो उस टाइम गवर्नर जनरल उस टाइम पे वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वायसराय को हम देखते हैं जो कि कौन है, लॉर्ड डफरिन, जिनका टाइम पीरियड 1884 से 1888 का है। थर्ड बुर्मीज वॉर इनके टाइम पे हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 इनके टाइम पे आया था। ड्यूरिंग हिज टेन्योर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, आप खुद ही की सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड लेंसडोन, जिनका टाइम पीरियड 1888 से 1894। सेटअप ड्यूरांड कमीशन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। टू डिफाइन द बाउंड्री दैट इज ड्यूरांड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्यूरांड कमीशन का सेटअप हुआ था, जिसके थ्रू क्या हुआ था, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का जो डिवीज़न था वो लाइन वो फाइनल किया गया था, जिसे ड्यूरांड लाइन नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। तो इंडिया अफगानिस्तान का जो डिवीज़न वाला लाइन था उसे किस नाम से जानते हैं, ड्यूरांड लाइन, जो कि किसके द्वारा किया गया था, ड्यूरांड कमीशन के द्वारा। और ड्यूरांड कमीशन का सेटअप किसके टाइम पे हुआ था, लेंसडोन के टाइम पे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस को देख लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट इनके टाइम पे भी आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी इनके टाइम पे आया था, ठीक है, जिसमें गर्ल्स की एज वगैरह बताई गई थी, किसके लिए, शादी के लिए। कितनी उम्र बताई गई थी, सॉरी ये कहा गया था कि 12 ईयर्स से कम एज की अगर गर्ल्स का शादी होता है तो वो शादी कैसी मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, मतलब प्रोहिबिटेड थी। वैसी शादी प्रोहिबिटेड थी, इलीगल वगैरह छोड़ दो। 12 साल से कम उम्र है अगर लड़की की तो वो शादी क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। अब सिविल सर्विसेज का क्या हो गया, मतलब कि अलग अलग कैटेगराइजेशन हो गया, इंपीरियल लेवल पे, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट। इनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट वायसराय को देखते हैं जो कि कौन है, लॉर्ड एलन सेकंड, टाइम पीरियड 1894 से 1899। देखो एलन सेकंड आ गया ना, अभी पीछे हमने देखा एलन फर्स्ट अलग थे, ठीक है। चलिए अब हम लॉर्ड एलन सेकंड के बारे में देख लेते हैं। इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1896-97 में फेमाइन आई थी। फेमाइन के बाद ये दिखाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, तो लायल कमीशन का सेटअप किए थे। अब
तो याद रखिएगा जो लियाल कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, फेमाइन से रिलेटेड। ठीक, इनके टाइम पे ही संथल और मुंडा अपराइजिंग भी हुआ था, बिरसा मुंडा के अंडर में संथल और मुंडा अपराइजिंग भी हुआ था। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ प्लेग इन बॉम्बे एंड असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स द चापिकर ब्रदर्स, इनके टाइम पे बहुत सारे कांड हुए थे, देख लो। जैसे बॉम्बे में प्लेग भी आया था, 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट भी कर दिया गया था, जो चैपकर्स ब्रदर हैं 1897 में इनको असैसिनेट भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड कर्जन, जिनका टाइम पीरियड 1899 से 1905। देखो फिर फेमाइन आ गया, कितना फेमाइन आता था, रीज़न था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो सारे ग्रेन्स वगैरह थे वो ट्रेड पर्पज़ के लिए पहले ही हटा देते थे, तो फेमाइन की सिचुएशन भारत में आती रहती थी। ठीक, तो 1899-1900 में इनके टाइम पर भी फेमाइन आया था। सेम ये भी किए, फेमाइन कमीशन का सेटअप किया किसके अंडर में, मैकडोनल्ड के अंडर में। ठीक है, 1901 में क्या हुआ, क्रिएटेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जिसको NWFP आप बुक्स में बहुत बार देखे होंगे, तो उसको क्या किए 1901 में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को क्या किया, क्रिएशन उसका किया। ठीक है, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो इसको डिटेल में वहाँ देखे होंगे। ठीक है, सेकेंड दिल्ली दरबार इनके टाइम पे हुआ था 1903 में। स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज लॉन्च बाय द कांग्रेस, इनके टाइम पे क्या हो गया, कांग्रेस द्वारा स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। किस लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो गया था। ठीक है, इसके अगेंस्ट में ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था कांग्रेस द्वारा। ठीक, कर्जन ने ये किया भी था। इनके कुछ रिफॉर्मेटिव एक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद रिप्रेसिव। तो पहले रिफॉर्मेटिव देखते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाए थे, पुलिस कमीशन 1902 में अपॉइंटमेंट किए थे पुलिस कमीशन का। ठीक है, और क्या अपॉइंटमेंट किए थे, यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट किए थे। देखो यूनिवर्सिटी कमीशन, पुलिस कमीशन, सबका अपॉइंटमेंट किए थे इन्होंने। ठीक है, PUSA एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट सेटअप करवाए थे 1903 में। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करवाए थे। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट इनके टाइम पे आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके टाइम पे बहुत सारे कमीशन वगैरह का सेटअप हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक, रिप्रेसिव एक्शन देखते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 लॉन्च टू कर्ब द फ्री स्पीच। उस टाइम पे क्या हुआ, अभी जैसे पीछे हमने देखा ना यहाँ पे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर के स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो लोग स्पीच वगैरह देते थे, तो फ्री स्पीच को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 का 4 को लॉन्च किया। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन किया। और यंग्स हस्बैंड मिशन टू तिब्बत वॉज सेटअप इन 1904, इन्होंने क्या करवाया था, तिब्बत में यंग्स हस्बैंड मिशन भी भेजा था। ठीक है, यंग्स हस्बैंड मिशन याद रखिएगा किसके टाइम पे हुआ था, कर्जन। कौन भेजा था, मतलब कर्जन, कहाँ पे, तिब्बत में 1904 में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वायसराय को हम देखते हैं, जो कि कौन है, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, टाइम पीरियड 1905 से 1910। ठीक है, इनका देखते हैं। पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशीय मूवमेंट, इनके टाइम पे एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट और भी ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पॉपुलराइज हो गई। ठीक, बट हाँ एक चीज़ हुआ, कांग्रेस इन्हीं के टाइम पे स्प्लिट भी हो गई थी 1907 में। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था 1906 में। ठीक है, जमशेदजी टाटा स्टैब्लिश टिस्को इन 1907, TISCO 1907 में इनके टाइम पे जमशेदजी टाटा जो है वो टिस्को का इस्टेब्लिशमेंट भी करवाए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नाम से भी जानते हैं, इनके टाइम पे आया था, जिसके अंडर में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट ये प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से और भी मुस्लिम लीग वगैरह हो गए ना, मतलब कि सेपरेशन, ये समझो सेपरेट इलेक्टोरेट किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक, सिडिशियस मीटिंग एक्ट 1909 टू कर्ब द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट राइज कर रहे थे, तो उनके राइज को कर्ब करने के लिए इन्होंने सिडिशियस मीटिंग एक्ट 1909 लाया था। ठीक, इंडियन प्रेस एक्ट भी इनके टाइम पे आया था, वही फ्री स्पीच वगैरह को कर्ब करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, टाइम पीरियड 1910 से 1916 का। क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे मद्रास इन 1911। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता से दिल्ली इन्होंने क्या किया था, कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, और अभी प्रेजेंट में भी दिल्ली है, तो ये जरूर याद रखिएगा। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था, कौन करवाया था, जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय 1915 में क्या किए थे, हिंदू महासभा का एस्टैब्लिशमेंट किए थे इनके टाइम में। ठीक, कॉर्नेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V वाज हेल्ड एट दिल्ली दरबार जो थर्ड था इनके टाइम पे हुआ था। ठीक, मैकमोहन लाइन का क्रिएशन हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाइफर्केशन, जो बाउंड्री सेटअप करती है वो लाइन क्या कहलाती है, मैकमोहन लाइन, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक, गदर म्यूटिनी इनके टाइम पे हुआ था। गांधी जी भारत में इन्हीं के टाइम पे आए थे। अराइवल ऑफ गांधीज टू इंडिया इन 1905। ठीक है, बॉम्ब वॉज थ्रोन एट हिम नियर चांदनी चौक बट ही एस्केप्ड अनहर्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एक बार आप लोग को गो थ्रू होना है जिससे रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। टाइम पीरियड 1916 से 1921 का है। ठीक है, होम रूल मूवमेंट बाय एनी बेसेंट एंड तिलक। इनके टाइम पे क्या हुआ, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक, इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ जिसमें जो अभी तक स्प्लिट था, जो कांग्रेस दो पार्ट्स में विभाजित हो गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, अब दोनों साथ में हो गई लखनऊ सेशन में 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ किसके किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक, साबरमती आश्रम का फाउंडेशन इन्हीं टाइम पे हुआ था। ठीक है, गांधी जी जो साबरमती आश्रम का फाउंडेशन किए थे वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया गया था इनके टाइम पे। खेड़ा सत्याग्रह और सत्याग्रह एट अहमदाबाद, मतलब कि गांधी जी अब आ गए थे। ठीक है, तो गांधी जी जो भी सारा काम किए थे इनके, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग किए थे इन्हीं के टाइम पे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह एट अहमदाबाद, इन्हीं के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी कैंप्सफोर्ड के। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च हो गया था इन्हीं के टाइम पे। एक जो इम्पोर्टेंट INC के मेंबर थे बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक, इनकी यहाँ पे इस टाइम पे कैंप्सफोर्ड के टाइम पे क्या हुई, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस और रिप्रेसिव एक्शंस को देख लेते हैं। रिफॉर्मेटिव एक्शन, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये दोनों एक्ट इनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, विमेन यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन करवाए थे पुणे में, और सेडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट इनके टाइम पे हुआ था। ये एजुकेशन से रिलेटेड है। विमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे फाउंडेशन हुआ था और सेडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ SP सिन्हा एज गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर ये अपॉइंट किए थे, और ये पहले इंडियन गवर्नर रहे हैं, तो याद रखिएगा SP सिन्हा को इन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1921। अब देखो जो अभी पीछे हमने देखा वो अब यहाँ पे इनके टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया, जो अभी प्रेजेंट में SBI। ठीक है, अब रिप्रेसिव एक्शन देखते हैं। राउलेट एक्ट 1919 वॉज अपोज्ड बाई लॉन्च ऑफ राउलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग मैसेकर इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड रीडिंग, जिनका टाइम पीरियड 1921 से 1926 का। चौरी चौरा इंसिडेंट इनके टाइम पे हुआ। ठीक, मोपला रिबिलियन, केरला में जो मोपला रिबिलियन था इन्हीं के टाइम पे हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1921 में, इन्हीं के टाइम पे की थी। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी, किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी, किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कम्युनल रायोट्स इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, RV, कलकत्ता, इनके टाइम पे क्या हुआ था, मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, RV, कलकत्ता रीजन में क्या हुआ, कम्युनल रियोट्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, ककोरी ट्रेन रॉबरी, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। राष्ट्रीय समय सेवक संघ RSS 1925 में फॉर्म हुआ था इन्हीं के ही टाइम पे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर भी हुआ था। ठीक, तो सारी चीज़ें किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। इंपॉर्टेंट है ना, कम्युनल रिवॉर्ड्स, ककोरी ट्रेन रॉबरी, ये सब किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। पूछ सकता है कि इस टाइम पे वायसराय कौन थे भारत के, लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शंस को देख लेते हैं। रिपील ऑफ प्रेस एक्ट 1910 एंड राउलेट एक्ट 1919, जो 1910 में प्रेस एक्ट आया था उसको रिपील किए, राउलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसको रिपील किए थे। ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबॉलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज। ठीक, नेक्स्ट ली कमीशन की स्थापना किए थे। डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS बोथ इन दिल्ली एंड लंदन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया था,
अभी तक जो ICS का एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था, बट इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी दिल्ली में भी ये एग्ज़ाम होगा और साथ ही साथ लंदन में भी होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट वायसराय को देखते हैं कौन है, लॉर्ड इरविन। टाइम पीरियड 1926 से 1931 का, इनके बारे में देखते हैं हम सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट था किसका, हारकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन। तो जो हारकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन का अपॉइंटमेंट था किसके टाइम पे था, इरविन के टाइम पे। ठीक, साइमन कमीशन का विजिट भी भारत में इन्हीं के टाइम पे हुआ। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, इरविन के ही टाइम पे लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और क्या हुआ था, सॉन्डर्स का मर्डर हो गया था, जो कि कौन थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर सॉन्डर थे, उनका मर्डर हो गया था। ठीक, बॉम्ब एक्सीडेंट इन ट्रेन इन दिल्ली। देखो दिल्ली में एक ट्रेन चलती थी, उसमें बॉम्ब एक्सीडेंट भी हुआ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मतलब इनके टाइम पे बहुत सारे डेथ वाले जो सीन थे, जैसे मर्डर, एक्सीडेंट, कॉन्स्पिरेसी केस, ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था इनके टाइम पे, और पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन भी हुआ था 1929 में। ठीक, दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन 1929, 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा क्या हुआ था, दीपावली डिक्लेरेशन भी लाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, दांडी मार्च, गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था इन्हीं के टाइम पे किए थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किए थे। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट भी इन्हीं के टाइम पे साइन हुआ था 1931 में, और साथ ही साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोग को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था लॉर्ड इरविन के ही टाइम पे। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड विलियंगडन। टाइम पीरियड 1931 से 1936। देखते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट इन्हीं के टाइम पे। गांधी जी का जो वो था फास्ट अनटू डेथ, पूना पैक्ट के बाद जो गांधी जी का फास्ट अनटू डेथ वाला सीन था, यरवदा जेल में इन्होंने कहा था कि मैं मतलब तब तक जल ग्रहण नहीं करूँगा जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं जाती, या तो भले ही मैं मर जाऊँ। तो वो वाला इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हुआ ही था, साथ ही साथ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के टाइम पे आया था। ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा का एस्टैब्लिशमेंट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाई आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण इन 1934, इनके टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई, किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे 1935 में क्या हुआ, भारत से बुर्मा सेपरेट भी हो गया, और RBI की भी स्थापना हुई। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर याद रखिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम बार बार बोल दे रहे हैं, तो आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड लिलिंथगो, जिनका टाइम पीरियड 1936 से 1944 का, इनके बारे में देखते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या डिक्लेयर कर दिया, बिना मतलब भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय हमारा साथ देंगे। इसकी वजह से क्या हो गया था, कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे वो रिज़ाइन दे दिए थे, जो कंपनी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे जहाँ पे इंडियंस थे, वो सारे मिनिस्टर्स क्या कर दिए, रिज़ाइन दे दिए। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द 51st सेशन ऑफ कांग्रेस, इनके टाइम पे 51st सेशन कांग्रेस का 51वां 51st सेशन भी हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिए थे बोस 1939 में, और किसका फॉर्मेशन किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किसने किया था, बोस जी ने किया था। ठीक है, इनके टाइम पे लाहौर रिजोल्यूशन भी हुआ था। विंस्टन चर्चिल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इस टाइम पे क्या हुआ, 1940 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी नए हो गए। कौन बने आप, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसको कहते हैं। इनके टाइम पे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे, स्केप कर गए थे, और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन भी किया था, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट भी किए थे। ठीक है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हो गया था। ठीक, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रिफॉर्मेटिव और रिप्रेसिव एक्शन है, देख लेते हैं हम।
फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच कांग्रेस अटेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पे क्या हुआ, पहला जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस को पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली। ठीक है। अगस्त ऑफर बाई वायसराय एंड इट्स क्रिटिसिज्म बाई कांग्रेस। इनके टाइम पे क्या हुआ, अगस्त ऑफर ये लाए थे, जिसका क्रिटिसाइज कौन किया था, जिसको क्रिटिसाइज कांग्रेस द्वारा किया गया था, साथ ही साथ मुस्लिम लीग द्वारा भी। ठीक। क्रिप्स मिशन टू ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनके टाइम पे क्रिप्स मिशन भी आया, किस लिए, जैसे कि ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने इंडियन की परमिशन ली नहीं थी, इंडियन गुस्सा गए थे, तो वो सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप कर सकते हैं। बट कांग्रेस ने इसे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ठीक है हम कर सकते हैं, इसमें आपकी परमिशन लेने की ज़रूरत क्या है, या फिर आपके मेंबर्स क्यों रहेंगे, ये इंडियंस का है, इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे और इंडियंस ही उसमें रहेंगे और आगे जो भी काम होगा वो इंडियंस ही करेंगे। ठीक। तो इस रीजन से कांग्रेस के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। रिप्रेसिव एक्शन देख लेते हैं। इंपेरियलिस्ट यूज देयर फोर्स टू क्रश द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने का बहुत प्रयास किए थे ये। ठीक। बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन टू फीड सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखो अभी हमने बताया फेमाइन इस टाइम पे, मतलब जब भी ब्रिटिशर्स थे फेमाइन आती रहती थी। रीज़न था क्योंकि ये जो भी फूड ग्रेन्स थे अपने अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया करते थे, पहले फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखते थे कि अगर इन केस कुछ हो जाता है तो इस टाइम पे भी यही हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, वहाँ पे सोल्जर्स को फीड करने के लिए सारे ग्रेन्स चले गए थे, जिसकी वजह से 1943 में क्या हुआ, बंगाल में फेमाइन आ गया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड वेवेल। टाइम पीरियड 1944 से 1947 का, इनके बारे में देख लेते हैं। सीआर फार्मूला आया इनके द्वारा इनके टाइम पे, एंड फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक। यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब इंडिया पाकिस्तान का जो सेपरेशन वाला सीन था वो स्टार्ट हो गया। ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनके टाइम पे ख़त्म हो गया। ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि ठीक है अब डायरेक्ट एक्शन हम लेंगे, तो डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने स्टार्ट किया 16 अगस्त 1948 में, ऑब्जर्व किया गया इन्हीं के टाइम पे। ठीक। वेवेल्स प्लान इनके टाइम पे आया, शिमला कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे हुआ, कैबिनेट मिशन भी प्रपोज किया गया इंडियंस के सामने, जिसे कांग्रेस ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक। ट्रायल ऑफ सोल्जर ऑफ आईएनए एंड सप्रेशन ऑफ रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। आईएनए का क्या हुआ, ट्रायल, आईएनए के जो भी सोल्जर्स वगैरह थे उनका ट्रायल हो गया। ठीक है। और जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी था उनका सप्रेशन। ठीक। चलिए अब इनके रिफॉर्मेटिव एक्शन देख लेते हैं। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय कांग्रेस। इनके द्वारा क्या किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, मतलब इन्हीं के टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय क्लेमेंट एटली। इनके टाइम पे क्लेमेंट एटली ने क्या किया, ब्रिटिश रूल अब भारत में ख़त्म हो गई है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आई होप क्या कि आप लोगों को याद ही है। ठीक है। चलिए लास्ट, लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48, जून 3 प्लान अनाउंस्ड। 3 जून 1947 इनके प्लान को कहा जाता है, जिसमें क्या था, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, मतलब कि जो सेपरेशन है वो चीज़ें इस प्लान में इन्होंने अनाउंस किया था। ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पासिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ इन द हाउस ऑफ कॉमन एंड इट्स 2 बाउंड्री कमीशन अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब भारत के डोमिनियन के पहले गवर्नर यही बने थे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। ठीक। तो जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में स्विच ऑन किए, फिर वायसराय में स्विच ऑन किए, और उसके बाद ये जो सिलसिला था, ब्रिटिशर्स गए, अब भारत को भारतीय रूल करने लगे। ये जो सीक्वेंस था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको हम इजी करने की पूरी कोशिश किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से और बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।